Hello dear students, I myself Andy Joshi and today's topic is imperative sentences under direct indirect। तो छात्रों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है imperative sentences जो कि नरेशन के अंतर्गत आता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत आता है। imperative sentences सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि imperative sentences क्या होते हैं। तो imperative sentences को अगर हम पहचान की दृष्टिकोण से देखें तो इसको कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य, और अंग्रेजी की दृष्टि से देखें इसको कैसे पहचाना जाए तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो क्रिया से प्रारंभ होते हैं, जो वर्ब से प्रारंभ होते हैं तथा जिनमें तीन प्रकार के अर्थ निकलते हैं, आदेश का, प्रार्थना का और सलाह का। तो प्रिय छात्रों, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य, जिसके अंतर्गत तीन प्रकार के भाव निकलते हैं, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का भाव होता है। ये हिंदी में पहचान होती है, और अंग्रेजी में यदि इन सेंटेंसेस को हमको पहचानना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस का सेंस जो है वो निकलता है। तो आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम बोर्ड एग्जाम्स में आसानी से हल कर सकते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तीन प्रकार के भाव निकलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तीन प्रकार के भाव निकलते हैं, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का और आपके एडवाइस का, आज्ञा का, सलाह का और प्रार्थना का। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू दोनों को अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड या सैड टू होता है, दोनों को अर्थ के अनुसार जिस प्रकार का भाव अंदर निकलता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज में चेंज कर देते हैं। अगर अंदर आदेश का भाव है तो हम सैड या सैड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, अगर प्रार्थना का भाव है तो सैड या सैड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, और यदि सलाह का भाव है तो सैड या सैड टू को चेंज करेंगे एडवाइज्ड में। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को हम क्या करते हैं? टू से जोड़ते हैं। दोनों किसे जोड़ते हैं? टू से जोड़ते हैं। अर्थात इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन की मदद लेते हैं वो कंजंक्शन क्या है? टू है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। दोनों ही बातें हो जाती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू कन्वर्ट करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड में, और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन की मदद लेते हैं वो कंजंक्शन होता है हमारा टू। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द सेंटेंसेस। हम सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। तो हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। The teacher said to the student, stand up on the bench। तो देखिए, हम पहचानते हैं पहले किस प्रकार ये इम्पेरेटिव है कि नहीं है। तो आपको जानते हैं कि किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम पहचानते हैं रिपोर्टेड स्पीच से। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आपके वर्ब से स्टार्ट। स्टैंड अप यानी कि ये वर्ब है। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाना। तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा? ये हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टैंड अप ऑन द बेंच। टीचर ने स्टूडेंट से कहा बेंच पर खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आदेश का भाव है। टीचर ने स्टूडेंट से कहा बेंच पर खड़े हो जाओ। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टैंड अप ऑन द बेंच। अध्यापक ने छात्र से कहा बेंच पर खड़े हो जाओ। ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एक आदेश का भाव है। आदेश का भाव है तो सैड या सैड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड में। तो आंसर होगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। दूसरा नियम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट स्पीच को जोड़ने के लिए हम किस कंजंक्शन की मदद लेते हैं? टू। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड अप
on the bench. To stand up on the bench. The teacher ordered the student to stand up on the bench. एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी imperative sentences को हम सॉल्व करते हैं तो imperative sentences में हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हम टेंस को चेंज क्यों नहीं करते हैं। हम असर्टिव में टेंस चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं, ऑप्टेटिव में चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं, लेकिन हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टेंस को चेंज क्यों नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टेंस को इसलिए चेंज नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस होते हैं वो किसी भी टेंस में नहीं होते। वो किसी 12 जो हमारे टेंस होते हैं या 12 टेंसों के बाहर जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, कहीं पर भी कोई सा भी टेंस इसमें पाया नहीं जाता है। चाहे उसमें ऑर्डर का भाव हो, चाहे उसमें रिक्वेस्ट का भाव हो और चाहे उसमें सलाह का भाव हो, तीनों प्रकार के सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसों में साधारणतया क्या होता है, वर्ब से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे इसमें वर्ब थी स्टैंड अप, फर्स्ट फॉर्म थी, आंसर में भी वर्ब क्या है, स्टैंड अप है। तो ध्यान रखना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में साधारणतया हम वर्ब को परिवर्तित नहीं करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर forgive me this time. अब देखिए ये सेंटेंस है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर फॉरगिव मी दिस टाइम। स्टूडेंट ने टीचर से कहा इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये सेंटेंस भी इंपेरेटिव है, आप देख सकते हैं फॉरगिव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है, ये सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए ये क्या है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। और ये मीनिंग क्या दे रहा है, स्टूडेंट ने टीचर से कहा इस बार मुझे माफ कर दीजिए। स्टूडेंट ने टीचर से कहा इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, यहाँ पर सीधे सीधे प्रार्थना का भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। The student requested the teacher, कंजंक्शन जिस प्रकार से यहाँ पर हमने टू का यूज किया था, यहाँ भी हमारा कंजंक्शन क्या होगा, टू ही होगा। एंड नो चेंज इन वर्ब, और वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉरगिव हिम, जिसका क्या होता है दैट, टू फॉरगिव हिम दैट टाइम। तो द स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। स्टूडेंट ने टीचर से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि वो मुझे क्या कर दे, माफ़ कर दे। सेंटेंस में थर्ड क्यों चलते हैं, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर प्लीज गिव मी सम मनी। ध्यान देते हैं सेंटेंस को, सर्वेंट सेड टू द मास्टर प्लीज गिव मी सम मनी। नौकर ने मालिक से कहा कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। नौकर ने मालिक से कहा कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ये सेंटेंस फिर से बाय इंपेरेटिव है क्योंकि सेंटेंस फिर से किससे स्टार्ट है, वर्ब से स्टार्ट है। और वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फिर से ये एक बार क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। मीनिंग को समझते हैं तो यहाँ पर जो मीनिंग है, जो भाव निकल रहा है, जो सेंस निकल रहा है, वो किस चीज़ का है, प्रार्थना का सेंस है। जब भी कोई सेंटेंस प्लीज से, काइंडली से, सर से, योर मैजेस्टी से प्रारंभ होते हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार के सेंटेंसेस क्या करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस प्रार्थना का भाव देते हैं, रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को एक बार फिर से क्या करेंगे, सेड या सेड टू को एक बार फिर से हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर टू, कंजंक्शन फिर से एक बार हमारा क्या होगा, इस प्रकार से फिर से हमारा कंजंक्शन क्या होगा, टू होगा। ठीक है, अब याद रखने वाली बात है कि प्लीज का मतलब प्रार्थना होता है और रिक्वेस्टेड का मतलब भी क्या होता है, प्रार्थना होता है। इसलिए हम जब एक बार हम किसी एक वर्ड का यूज कर लेते हैं तो हमको रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड की जरूरत नहीं होती है। अगर प्लीज शब्द का प्रयोग, अगर प्लीज शब्द का प्रयोग, काइंडली शब्द का प्रयोग, सर शब्द का प्रयोग, योर मैजेस्टी वर्ड का प्रयोग, ये सारे वो शब्द होते हैं जो प्रार्थना का भाव देते हैं, जो सम्मान का भाव देते हैं। यदि ये सब
शब्द किसी असर्टिव में होते, इंटेरोगेटिव में होते, ऑप्टेटिव में होते या फिर एक्सक्लेमेटरी में होते तो हम यहाँ पे एक रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करते, रेस्पेक्टफुली टोल्ड, रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, रेस्पेक्टफुली विश्ड, रेस्पेक्ट, इस प्रकार के हम वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यदि रिक्वेस्टेड अपने आप में क्या है, प्रार्थना का भाव देता है, प्लीज भी प्रार्थना का भाव देता है, तो यदि इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली या सर या योर मैजेस्टी से स्टार्ट होगा तो निश्चित उसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम रेस्पेक्टफुली वर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, अनावश्यक हो जाता है, उसकी किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती। तो इंपेरेटिव सेंटेंस यदि प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होता है तो उसमें रेस्पेक्टफुली की वर्ड के का यूज नहीं करते हैं और प्लीज और काइंडली को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर टू गिव हिम सम मनी, टू गिव हिम सम मनी। तो ये देखा हमने, ऑर्डर का सेंटेंस था और ये आपका किसका था, आपके प्रार्थना का सेंटेंस था। फिर देखते हैं, द डॉक्टर said, the doctor said, take medicine regularly, otherwise you will not recover soon। देखिए अच्छा सेंटेंस है। डॉक्टर ने कहा दवा को नियमित रूप से लो वरना तुम जल्दी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा दवा को नियमित रूप से लो नहीं तो तुम जल्दी ठीक नहीं होगी। पेशेंट इंपेरेटिव है क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। डॉक्टर ने कहा दवा को नियमित रूप से लो अन्यथा तुम जल्दी स्वस्थ नहीं होगे। यहाँ पर किसका भाव है, यहाँ पर एक डॉक्टर एडवाइस दे रहा है पेशेंट को कि आप दवा को यदि नियमित रूप से नहीं लेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ नहीं होंगे। तो यहाँ पर एडवाइस का सेंटेंस है, एडवाइस का सेंस है, इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, फिर से सेट हो चाहे सेट टू हो, हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू भाव, हमको यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग करना है। द डॉक्टर एडवाइस कंजंक्शन फिर एक बार हमारा रहेगा टू। द डॉक्टर एडवाइस टू टेक मेडिसिन रेगुलरली अदरवाइज। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, आप सब जानते हैं। अदरवाइज क्या है, कंजंक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। अब देखिए टेक मेडिसिन रेगुलरली ये क्या है, एक सलाह है, लेकिन यू विल नॉट रिकवर सून ये एक स्टेटमेंट है। यू विल नॉट रिकवर सून ये स्टेटमेंट है और ये असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, यू विल नॉट रिकवर सून एक असर्टिव सेंटेंस है। तो यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस असर्टिव होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव होगा, यदि वो ऑप्टेटिव होगा, यदि वो एक्सक्लेमेटरी होगा, तो वहां पर क्रिया या सहायक क्रिया से संबंधित या टेंस से रिलेटेड परिवर्तन हम जरूर करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे यू को हमने मान लिया ही वुड नॉट रिकवर सून, ही वुड नॉट रिकवर सून। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ कोई जुड़ा हुआ सेंटेंस होगा तो वो निश्चित रूप से उसमें हमें टेंस से रिलेटेड एक परिवर्तन करना होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द Master said to me, stand here till I come back। सेंटेंस है, मास्टर ने मुझसे कहा यहीं खड़े रहना जब तक मैं वापस आता हूँ। क्या कहा मास्टर ने, मालिक ने मुझसे कहा यहीं खड़े रहना जब तक मैं वापस आता हूँ। तो ये क्या है, एक आदेश का भाव है। वो आदेश का भाव होने के कारण सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। द मास्टर ऑर्डर्ड मी, कंजंक्शन टू। स्टैंड हेयर, स्टैंड हेयर। अब देखिए फिर से हमारे पास जो सेंटेंस है टिल आई कम बैक। टिल आप जानते हैं
एक कंजंक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। टिल एक कंजंक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है और उसके बाद का सेंटेंस आई कम बैक एक असर्टिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर टेंस से रिलेटेड परिवर्तन जरूर होगा, क्रिया का या फिर सहायक क्रिया का। तो इस सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रिया से संबंधित परिवर्तन होगा। B1 होने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, B2 का यूज करेंगे। टिल ही केम बैक। तो ये आपने यहाँ पर देखा, इस बात को ध्यान रखना है आपको, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस यदि असर्टिव, इंटेरोगेटिव या अदर किसी काइंड का होगा तो उसमें टेंस से रिलेटेड कोई परिवर्तन, क्रिया या सहायक क्रिया का एक परिवर्तन अवश्य होगा। इस बात का हमको क्या है, याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। द मदर said to the son, do not fight with your sister। ध्यान देंगे, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपके डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, जो भी निश्चित रूप से कुछ नहीं करना, नहीं करना आदेश भी हो सकता है, नहीं करना प्रार्थना भी हो सकती है, नहीं करना सलाह भी हो सकता है। तो याद रखना है, द मास्टर सेड टू द सन, द मदर सेड टू द सन, माँ ने बेटे से कहा अपनी बहन के साथ मत लड़ो। माँ ने अपने पुत्र से कहा अपनी छोटी बहन के साथ मत। याद रखिए इंपेरेटिव सेंटेंस यदि हमारा डू नॉट से प्रारंभ होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस यदि हमारा डू नॉट से प्रारंभ होगा, उसको करने के हमेशा दो रास्ते होंगे। क्या दो रास्ते होंगे, उसको हम समझते हैं, पहले हम करते हैं उसके बाद हम समझते हैं। यदि हम डू नॉट, हमारा सेंटेंस यदि डू नॉट से प्रारंभ होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ होता है तो हमें क्या करना है, तो हमको said या said to, said या said to के प्लेस पे किसका यूज करना है, forgave। किसका यूज करना है, forgave का यूज करना है। किस प्रकार, the mother forgave the son। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ना forgave का यूज क्यों किया, क्योंकि forgave का मतलब होता है मना करना। फॉरगिव मतलब क्या होता है, मना करना। और माँ क्या कर रही है, मना कर रही है अपने बेटे से कि वो अपनी बहन के साथ ना लड़े। माँ अपने पुत्र को मना कर रही है कि वो अपने बेटे से अपने बहन के साथ ना लड़े। तो मना करने के लिए कौन सा वर्ड होता है, फॉरगिव। याद रखना है फॉरगिव एक नेगेटिव वर्ड है, और जब एक सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का एक बार यूज हो जाएगा तो डू नॉट को हमको हटाना है। यदि हमारा सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ होता है तो हम सेड और सेड टू के प्लेस पर फॉरगिव का यूज करते हैं, तो डू नॉट को क्या करते हैं हम, तो डू नॉट को हम क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। डू नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। हमारा कंजंक्शन क्या होगा, फिर से एक बार, टू और नो चेंज इन वर्ब, टू फाइट विथ हिज सिस्टर, टू फाइट विथ हिज सिस्टर। याद रखना है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ होगा तो हम यहाँ पर सेड या सेड टू के प्लेस पर फॉरगिव का यूज करेंगे और डू नॉट को वाक्य में से हटा देंगे। एक सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार समझते हैं। जो भी सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ होगा वो दो प्रकार से होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। कोई भी काम को जब हम किसी को भी मना करते हैं तो मना करने के पीछे आदेश भी हो सकता है, मना करने के पीछे सलाह भी हो सकती है, और मना करने के पीछे आपके प्रार्थना भी हो सकती है। देखिए ये एक माँ का ऑर्डर भी हो सकता है, तो इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, द मदर ऑर्डर्ड द सन, द मदर ऑर्डर्ड द सन, ये हमने आदेश मान लिया। तो जब आप जो सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ है उसको आप ऑर्डर्ड से, एडवाइस से या फिर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे तो डू नॉट को आप चेंज कर देंगे नॉट टू में। डू नॉट को आप चेंज कर देंगे, हटाएंगे नहीं, बल्कि डू नॉट को आप चेंज कर देंगे इसमें, नॉट टू में। नॉट टू फाइट विथ हिज सिस्टर, नॉट टू फाइट विथ हिज सिस्टर। याद रखना है डू नॉट वाला सेंटेंस जो है अगर फॉरगिव से बनाएंगे तो डू नॉट को हटाना है, और ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइस से बनाना है तो डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देना। और देखते हैं, माय फादर सेड टू मी डू नॉट
वेस्ट योर टाइम। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एक बार फिर से हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और हम इसको क्या मानते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझको मना किया कि मैं अपना समय बर्बाद ना करूं। तो हम इसको बनाएंगे, फॉरवेट से बनाते हैं, फॉरवेट। माय फादर, यहाँ फॉरगिव वर्ड नहीं आना है, सॉरी फॉरवेट वर्ड आना है, याद रखना है। फॉरवेट वर्ड का यहाँ पर यूज होना है, फॉरगिव का यूज नहीं होना है। माय फादर फॉरबेड मी टू, डू नॉट को क्या करना है, हटाना है, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है ये, एक नेगेटिव वर्ड है। माय फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माय टाइम। ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझको मना किया कि मैं अपना समय बर्बाद ना करूं। अब हम इसको क्या मानते हैं, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, हम क्या मानते हैं कि ये एक सलाह है कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो भी सेंटेंस इंपेरेटिव डू नॉट से स्टार्ट होगा उसका हमेशा क्या होंगे, दो आंसर होंगे। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो, ये मना किया, फॉरबिड से बनाया। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी उनको सब मेरे फादर मेरे को सलाह दे रहे हैं। माय फादर advised me not to waste my time. Not to waste my time. My father advised me not to waste my time. आगे देखते हैं। The child said to the mother, kindly do not beat me। देखिए, ध्यान दीजिए, बच्चे ने माँ से कहा कृपया मुझे मत पीटिए। माँ ने बच्चे ने माँ से कहा कृपया मुझे मत पीटिए। ध्यान दीजिए, जब भी काइंडली वर्ड लग जाता है, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं काइंडली का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। और जिस सेंटेंस में काइंडली या प्लीज़ वर्ड लगा होगा वो सेंटेंस फॉरवर्ड से नहीं बनेगा। यदि कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट है लेकिन उसके पहले काइंडली या प्लीज़ वर्ड लग जाता है तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस किससे नहीं बनेगा, वो सेंटेंस फॉरवर्ड से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि काइंडली का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्लीज़ का मतलब होता है प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने वाला सेंटेंस मना करने से नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, यदि कोई डू नॉट वाला सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होता है तो उसका केवल एक ही आंसर होगा, और वो क्या होगा, रिक्वेस्टेड। तो आंसर, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द मदर। जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि जब भी प्लीज या काइंडली होगा तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द मदर, और डू नॉट को हमने रिक्वेस्टेड से बनाया है, इसलिए किस में चेंज हो जाएगा, नॉट टू में। नॉट टू बीट हिम, नॉट टू बीट हिम। तो याद रखना है हमको, इंपेरेटिव सेंटेंस यदि डू नॉट से प्रारंभ होता है तो उसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं, फॉरवर्ड से या फिर फॉरवर्ड से बनाएंगे, डू नॉट को हटाना है। और यदि उसको ऑर्डर्ड से, रिक्वेस्टेड या एडवाइस से बनाते हैं तो हमको डू नॉट को चेंज करना होता है नॉट टू में। इस बात का हमको ध्यान रखना है। लेकिन यदि डू नॉट वाला सेंटेंस प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होता है उसका केवल एक ही आंसर होगा, वो होगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि काइंडली और प्लीज जो है वो प्रार्थना के भाव को बताता है, इसलिए वहां पर मना करने का भाव नहीं आएगा। आगे देखते हैं। सेंटेंस देखते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट नंबर 10, ही सेड टू द मैन, he said to the man, do not sit here and go away। देखिए सेंटेंस ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है। बच्चे सेंटेंस में अक्सर गलती करते हैं। उसने व्यक्ति से कहा यहाँ मत बैठो और चले जाओ।
यहाँ मत बैठो और चले जाओ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ दो काम हैं, लेकिन दो काम में जो पहला काम है ये आपका नेगेटिव है। पहला काम जो है ये आपका नेगेटिव है और गो अवे दूसरा सेंटेंस जो है वो असर्टिव है। ठीक है, दो काम बोले जा रहे हैं जिसमें एक काम नेगेटिव वाला है, अर्थात वो फॉरवर्ड से ही बन सकता, ऑर्डर्ड से ही बन सकता, रिक्वेस्टेड से ही बन सकता, एडवाइस से बन सकता, लेकिन ये वाला सेंटेंस दोनों से नहीं बनेगा, ये केवल एक से बनेगा। वो ऑर्डर हो सकता, रिक्वेस्टेड हो सकता, एडवाइस हो सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास दो सेंटेंस हैं, उसमें एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव नहीं है, एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव नहीं है, तो याद रखना है प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन उससे बचने का तरीका ये होता है जब हमारे पास दो सेंटेंस हो, एक नेगेटिव हो और दूसरा नेगेटिव ना हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को करने के लिए हमें फॉरवर्ड से बचना चाहिए, हमें फॉरवर्ड से बचना चाहिए। और इस प्रकार के सेंटेंसेस में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड का यूज़ कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में जैसा मैंने बताया था कि डू नॉट वाला जो सेंटेंस होता है वो ऑर्डर से ही बनता है, वो एडवाइस से ही बनता है और रिक्वेस्ट से बन सकता है, तो इसको हम उससे बना लेंगे और ये भी उसी भाव में बन जाएगा। तो देखिए, उसने व्यक्ति से कहा यहाँ मत बैठो और चले जाओ, यानी यहाँ पर ऑर्डर का सेंस है, आदेश का भाव है, यहाँ मत बैठो और चले जाओ, तो ये ऑर्डर का सेंस है। ऑर्डर से हम इसको भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं। तो आंसर होगा ही ordered the man not to sit here, काम देयर कर सकते हैं, and go away, not to sit here and go away। तो याद रखना है जब दोनों सेंटेंस में एक नेगेटिव और एक नेगेटिव ना हो, तो हमको कोशिश क्या करनी है कि उस प्रकार के सेंटेंस को हम फॉरवर्ड से बचाने से बचें और सेंटेंस को हम किससे बनाएं, उसको हम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइस से बनाएंगे, तो वो सेंटेंस हमारे लिए आसान होगा। लेकिन इसका एक आंसर और है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि हम इस सेंटेंस को फॉरवर्ड से बनाएंगे और इस सेंटेंस को फॉरवर्ड से नहीं बना सकते हैं, तो इसका एक आंसर और हो सकता है। समझिए, पहले सेंटेंस को हम मान रहे हैं फॉरवर्ड, तो ही फॉरवर्ड द मैन, फॉरवर्ड जब लगाएंगे तो डू नॉट को वाक्य में से हटाएंगे, ही फॉरवर्ड द मैन टू सिट देयर। ओके, अब देखिए ये तो नेगेटिव है नहीं, तो फॉरवर्ड से काम नहीं चलेगा, ये ऑर्डर है, आदेश है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, फिर से एक नया कंजंक्शन लाना पड़ेगा और वो होगा एंड ऑर्डर्ड टू गो अवे। तो याद रखिए, अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे, एक को इससे और एक को इससे, तो आपको दो बार आपको रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको चेंज करना होगा। लेकिन यदि आप डू नॉट वाले सेंटेंस को, जिसमें एक डू नॉट वाला सेंटेंस हो, दूसरा अदर सेंटेंस हो, उसको आप ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस से बनाएंगे, तो उसका आंसर एक ही होगा। एक और समझते हैं, नंबर 11, कमला said to सीता go keep quiet and do not disturb me। देखिए, पढ़िए सेंटेंस को। कमला ने सीता से कहा शांत रहो और मुझे परेशान मत करो। कमला ने सीता से कहा शांत रहो और मुझे परेशान मत करो। फिर से देखिए, एक सेंटेंस आपका असर्टिव है और दूसरा सेंटेंस क्या है आपका, नेगेटिव है। बात वही आ गई, यहाँ पहले नेगेटिव था, बाद में असर्टिव था, यहाँ पहले असर्टिव हो गया और बाद में नेगेटिव हो गया। अब यहाँ भी आप देखेंगे तो इसके भी दो आंसर बन सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि आपको बचने की कोशिश करनी है, तो बचने की कोशिश के लिए क्या करना है कि कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, किसका भाव है, आदेश का भाव है। कीप क्वाइट यानी आदेश का भाव है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कमला ऑर्डर्ड सीता टू कीप क्वाइट, और इसी ऑर्डर के भाव में ही हम क्या करेंगे, ऑर्डर के भाव में ही हम क्या करते हैं, जब हम सेड जो सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है उस सेंटेंस को ऑर्डर से बनाते हैं, तो डू नॉट को किसमें चेंज कर देते हैं, नॉट टू में। एंड नॉट टू डिस्टर्ब हर,
नॉट टू डिस्टर्ब हर। अब इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, समझते हैं। कमला ऑर्डर्ड सीता टू कीप क्वाइट, और दूसरा सेंटेंस हमने माना कि हम मना कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, डू नॉट्स के लिए क्या आ जाएगा, एंड फॉरबिड टू डिस्टर्ब हर। तो जिस प्रकार से यहां पर दो हो गए थे, इसी प्रकार से यहाँ, बट इट इज़ माई एडवाइस, लेकिन मेरी सलाह है कि जब भी दो सेंटेंसेस में एक नेगेटिव और दूसरा असर्टिव सेंटेंस हो, तो आपको कोशिश क्या करनी है, ऐसी स्थिति में अगर आप एक ही भाव से बनाएंगे, ऑर्डर्ड से, रिक्वेस्टेड या एडवाइस से, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे आप दोनों प्रकार से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12, द हर्मिट सेड नेवर किल द एनिमल्स। साधु ने कहा कभी भी जानवरों को मत मारो। साधु ने कहा कभी भी जानवरों को मत मारो। ध्यान दीजिए, नेवर भी नेगेटिव भाव है और डू नॉट भी नेगेटिव भाव, दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डू नॉट एंड नेवर। डू नॉट और नेवर में क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर। डू नॉट क्या है, एक टेम्पररी ऑर्डर हो सकता है, टेम्पररी रिक्वेस्ट हो सकती है, टेम्पररी एडवाइस हो सकती है, लेकिन नेवर मीन्स वो काम हमको कभी नहीं करना है, फॉर एवर, नेवर, कभी भी नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, ठीक है, परमानेंट वो चीज़ मना करनी है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, बात को मैं याद रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस नेवर वाला होता है, झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। तो ये हमको जन्म लेने से लेकर मरने तक कभी झूठ नहीं बोलना है, लेकिन शोर मत मचाओ। तो क्लास में शोर नहीं मचाना है, लेकिन जब हम ग्राउंड में होते हैं तो आप खूब शोर मचा सकते हैं, ठीक है, नहीं है। समय बर्बाद मत करो। जब एग्जाम चलते हैं तो ये क्या है आपके लिए, एग्जाम चलते हैं तो ये आपके लिए ऑर्डर भी हो सकता है भाई कि आप समय बर्बाद मत करो, ठीक है, नहीं है। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो आपसे कोई नहीं बोलता है, आप टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, खेलते भी हैं, फ्रेंड्स पर घूमने भी जाते हैं, रिलेटिव्स के पास भी जाते हैं। तो डू नॉट और नेवर में बिग चेंज है। डू नॉट ऑर्डर से बन सकता, एडवाइस से बन सकता, रिक्वेस्टेड से बन सकता, फॉरवर्ड से बन सकता, लेकिन नेवर वाला सेंटेंस क्या कहता है कि उस काम को हमें ज़िंदगी में कभी नहीं करना है। तो जो सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होगा उसको हमेशा हमेशा और हमेशा आपको बनाना है एडवाइस से। द हर्मिट एडवाइज्ड नेवर टू किल द एनिमल्स। तो हर्मिट ने सलाह दी कि जानवरों को कभी भी नहीं मारना चाहिए। हर्मिट ने सलाह दी, साधु ने सलाह दी कि जानवरों को कभी भी नहीं मारना चाहिए। फिर है माय टीचर सेड नेवर टेल अ लाई। मेरे टीचर ने कहा कभी झूठ मत बोलो। ये भी मना करना है, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलना है, जिंदगी में कभी नहीं बोलना है। तो ऐसी स्थिति में फिर से ये क्या है, एक सलाह है। तो माय टीचर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ लाई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। एक और सेंटेंस आता है, उसके बाद इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, और वो नेक्स्ट सेंटेंस है, देखते हैं इसको। यदि देखिए, हमेशा कोई ना कोई भाव निकलता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या बोलता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर का, रिक्वेस्टेड या एडवाइस का सेंस निकलता है। लेकिन एक थोड़ा सा कभी कभी कुछ हटकर सेंटेंस आ जाते हैं, उनको देखते हैं। I said to my friend, show me your new mobile। देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने अपने फ्रेंड से कहा अपना नया मोबाइल दिखाओ। वर्ब से स्टार्ट है, इम्पेरेटिव है,
किस किस के बीच में बातचीत हो रही है? मैं अपने फ्रेंड से कह रहा हूँ अपना नया मोबाइल दिखाइए। मैं अपने फ्रेंड से बोल रहा हूँ अपना नया मोबाइल दिखाइए। अब देखिए, जब दो दोस्त आपस में बातें करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर नहीं होता है, वहाँ पर एडवाइस नहीं होती है और वहाँ पर सलाह का, वहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं होती है। और ये सेंटेंस क्या बोल रहा, यहाँ ना तो ये ऑर्डर है, अपना मोबाइल दिखाना ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है। फ्रेंड से किसी प्रकार की क्या रिक्वेस्ट, फ़ोन देखने के लिए मांगा, उसमें कोई रिक्वेस्ट का सेंस नहीं है। और सलाह का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। याद रखिए, जब आप कन्फ्यूजन में आ जाएं कि दो लोगों के बीच के रिलेशन को देखकर उनके बीच में रिलेशंस क्या है, दोस्तों में कहते हैं ना, नो सॉरी, नो ना वहाँ प्लीज़ बोला जाता है, ना सॉरी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर ना तो ऑर्डर का सेंस है, ना एडवाइस का सेंस है, और ना ही आपके रिक्वेस्ट का सेंस है। ऐसी स्थिति में जब आप कन्फ्यूजन में आ जाएं तो एक वर्ड को याद रखिए, वो वर्ड होता है आस्क्ड। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू show me his new mobile, to show me his new। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि वो मुझे अपना नया मोबाइल। याद रखिए, जब आप रिलेशन को देखकर ये कंफ्यूज हो जाएं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या याद रखना है, वहाँ पर जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, आस्क माने होता है कहना। आस्क माने क्या होता है, कहना। आगे देखते हैं वन मोर सेंटेंस। द फादर said to the daughter, give me a cup of tea। देखिए, पिता ने अपनी पुत्री से कहा मुझे एक कप चाय दो। पिता ने अपनी पुत्री से कहा मुझे एक कप चाय दो। ये घर का रिलेशन है। पिता अपनी पुत्री से कह रहा है, पर डे ही ऐसा होता है, डॉटर से बोलता है, सन से बोलता है, वाइफ से बोलता है, से बोलता है। क्या बोल रहा है, फादर मुझे एक कप चाय दो। क्या बोल रहे हैं, मुझे एक कप चाय दो। और एक कप चाय देना, देखिए ना तो घर में ऑर्डर चलता है और ना ही पिता पुत्री से बोल रहा है, तो यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट का सेंस हो सकता है। और निश्चित रूप से एक कप चाय दो, ये कहीं से भी सलाह का भाव नहीं है। फिर से हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में क्या यूज करें। जब भी आप कन्फ्यूजन में आए तो आप यूज कर सकते हैं आस्क्ड। आंसर होगा द फादर आस्क्ड द डॉटर टू गिव हिम a cup of tea, to give him a cup of tea।